सोनपरी का जादुई नेल पॉलिश का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। नंदनगरी के एक छोटे से गांव में सौम्या अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सौम्या के माता पिता बहुत अमीर थे। गांव में दूर दूर से सभी लोग उनसे मदद मांगने आया करते थे। सौम्या के माता पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, जो हमेशा लोगों की मदद करना पसंद करते थे। साथ ही साथ सौम्या के माता पिता सौम्या को एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे थे। सौम्या दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ने में और भी ज्यादा समझदार थी। सौम्या के माता पिता बहुत अमीर थे, जिस वजह से सौम्या के रिश्तेदार उनसे जलन महसूस करते थे। एक बार की बात है, जब सौम्या के माता पिता सौम्या के बर्थडे पर बहुत सारी शॉपिंग करके घर आ रहे थे कि अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात सौम्या को पता चलती है तो सौम्या का बुरा हाल हो जाता है। वो रो रो कर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। हे भगवान, आज मेरा जन्मदिन था और आज आपने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने माता पिता को बहुत चाहती हूँ। प्लीज उन्हें कैसे भी करके वापस भेज दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं कभी भी कोई जिद नहीं करूँगी। हे भगवान, ये कैसी किस्मत है। मेरे बर्थडे के दिन मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए। सौम्या के माता पिता का अंतिम संस्कार उसके रिश्तेदार कर देते हैं और कुछ दिनों तक सौम्या के घर में ऐसी ही शांति बनी रहती है। सौम्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके रिश्तेदार उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश में हमेशा से रहे थे। एक दिन की बात है, जब उसके चाचा चाची उसके घर आते हैं और कहते हैं, सौम्या बेटी, अब तुम इस घर में क्या करोगी? हमारे पास एक उपाय है। तुम चाहो तो तुम हमारे उपाय को सुनकर जो भी निश्चय करना चाहे वो कर सकती हो, और तुम हमारी लाडली बेटी हो। हम तुम्हें ऐसे अकेले तो नहीं रहने देंगे। भैया भाभी के जाने के बाद हमने कुछ निर्णय लिया है। जी चाचा जी, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। आप मुझे बताएं, हम क्या कर सकते हैं? बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ शहर चलो, जहाँ सारी सुविधाएं हैं और जैसी मर्जी तुम चाहो वहाँ रह सकती हो। वो तुम्हारा अपना ही घर है। और फिर इस गांव में क्या रखा है, ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम शहर चलते हैं। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बताओ। चाचा जी, मैं आपकी बात जरूर मानती, लेकिन मेरे पिताजी की एक ही निशानी है, जो कि गांव में ये घर ही है। इन घर के अलावा मेरे पास पिताजी की कोई निशानी नहीं है, और साथ ही साथ ये वो घर है जहाँ मैं जन्म ली हूँ। तो ये निशानी मेरी माँ की निशानी भी है। मैं अपना गाँव नहीं छोड़ सकती, और गाँव में हमें चाहने वाले बहुत है। सौम्या के चाचा बहुत तेज थे। वो सौम्या को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे, लेकिन सौम्या होशियारी से जवाब देती है, और ये जवाब सुनकर उसके चाचा चाची थोड़ी देर और घर पर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सौम्या अपनी परेशानियों में उलझी रहती है, और फिर एक दिन सौम्या एक बड़ी कपड़ों की दुकान खोलने का सोचती है, और फिर वो अपने ही घर के सामने एक बहुत बड़ी और अच्छी दुकान खोल लेती है। पूरे गांव में कपड़ों की दुकान कहीं पर भी नहीं थी, और अब सौम्या की दुकान खुलते ही लोगों को अपने कपड़े खरीदने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। सौम्या की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन की बात है, जब उसके दूसरे चाचा चाची आते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मेरी बिटिया तो बड़ी हो गई है। पूरे गांव में तुम्हारी दुकान की चर्चा है। तुम्हें पता है, शहर में बहुत सी दुकान है कपड़ों की, लेकिन तुम्हारी इस दुकान में जो कलेक्शन है वो कहीं पर भी नहीं है। तुम चाहो तो अच्छा बिजनेस कर सकती हो। हमारे साथ शहर चलो और अपना खुद का बिजनेस खोल लो। बहुत मुनाफा होगा बेटी। चाचा जी, मुनाफा तो बहुत होता है, लेकिन शहर में खर्चे भी तो बहुत है। इस बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। बेटा, जब तुम्हें इतना मुनाफा होगा तो वो छोटे मोटे खर्चे तो तुम यूं ही निपटा सकोगी। अच्छा, तुम सारी चीजें छोड़ो, अपने चाचा के साथ शहर चलो। उसके दूसरे चाचा चाची उसे कैसे भी करके मना ही लेते हैं, और सौम्या उनकी बातों में आ जाती है। सौम्या के चाचा को पता था कि सौम्या अभी बालिग नहीं है, जिस वजह से वो सारी प्रॉपर्टी उसे नहीं ले सकते। सौम्या अपने चाचा के साथ शहर में तो आ जाती है,
लेकिन उसका उस शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। रोजाना अपने माता पिता को याद करती और अपने आप में अकेला महसूस करती। सौम्या के चाचा चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम रिया था। रिया एक बहुत बिगड़ी लड़की थी जो हमेशा ही दूसरों का मजाक बनाती थी और साथ ही साथ किसी से इज्जत से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, रिया, मैं तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस कर देती हूँ। तुम्हें स्कूल जाने में देरी हो रही है ना, इसलिए मैं तुम्हारे काम जल्दी जल्दी पूरे कर देती हूँ ताकि तुम समय से स्कूल पहुँच सको। ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म, चलो अब जल्दी से पहन लो। तुम्हें किसने कहा था मेरे कपड़ों को हाथ लगाने के लिए? मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, मेरी चीजों से दूर रहा करो। मेरे माता पिता तुम्हें लाए हैं, मैं तुम्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं करती। मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और आगे से ध्यान रखना कि मेरे कपड़ों पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी छोटी बहन प्रिया की कड़वी कड़वी बातें सुनकर सौम्या के मन में बहुत सारी बातें आ गई। साथ ही साथ उसकी आंखें भर आई। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में रोती हुई चली जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। धीरे धीरे सौम्या अब बड़ी होती है और उसके चाचा चाची उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ खुश भी होते हैं। सौम्या अपने बर्थडे में कभी भी केक काटना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके बर्थडे के दिन ही उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था और वो इस दुनिया से चले गए थे, जिस कारण उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं था। लेकिन रिया हमेशा ही अपना बर्थडे धूमधाम से मनाया करती थी और अब वो दिन नजदीक आ ही जाता है जब रिया का बर्थडे होता है। सुनो सौम्या, तुम्हें आज बहुत अच्छे से तैयार होना है क्योंकि आज शाम को मेरे सभी दोस्त मेरे बर्थडे में आ रहे हैं, तो मेरी बेइज्जती मत करवाना। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो रिया, मुझे किसी के भी बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना नहीं पसंद और मैं तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना तुम मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी मत आना, और अगर तुम्हें मेरे दोस्तों के सामने आना भी हो तो ढंग के कपड़े पहनकर और तैयार होकर आना। और अगर तुमने गलती से भी मेरे दोस्तों को अपनी ये बदसूरत शक्ल दिखाई तो मैं तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी। ये सारी भली बुरी बातें सुनकर सौम्या का दिल छोटा हो जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन सौम्या अपने कमरे से बाहर नहीं आती, लेकिन रात होते ही उसे भूख लगने लगती है और वो अपने कमरे से निकलकर रसोई तक जाती है कि इस बीच रिया की दोस्त मेघा सौम्या को देख लेती है। ये कहाँ से आ गई गरीब लड़की? रिया, तुम्हारे घर में काम करने वाली भी रहती है क्या? कहना पड़ेगा, तुम्हारे घर तो कमाल का है और साथ ही साथ इसमें रहने वाले लोग भी। मुझे लगता है तुम लोगों को बात करने की तमीज ही नहीं है। क्या मैं तुम्हें कहीं से नौकरानी दिखती हूँ? मैं रिया की बहन हूँ। अगर तुम्हें रिया ने ना बताई हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं रिया की बड़ी बहन हूँ। आगे से मुझे तमीज से बात करना, समझी? चलो जल्दी से, अब मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है। इतना कहती ही मेघा खुशी से आगे आगे चल देती है कि तभी रिया सौम्या से कहती है, तुझे मैंने कितनी बार समझाया था कि तू मेरे दोस्तों के सामने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तूने वही हरकत करी। मुझे भूख लगी थी, मैं इसलिए रसोई की तरफ खाना लेने जा रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी दोस्त रसोई तक भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद रिया का बर्थडे सेलिब्रेट होने लगता है, जिसके लिए सभी एक तरफ इकट्ठे होकर बर्थडे मनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सौम्या अपने कमरे से बाहर तक नहीं आती और उसके चाचा चाची उसे एक बार भी उसके दुख के बारे में नहीं पूछते। यही बात सौम्या को बहुत बुरी लगती है और फिर अगले दिन सौम्या के चाचा उससे कहते हैं, सौम्या, मैंने तुम्हें कल बर्थडे में नहीं देखा, क्या तुम कल सो गई थी? नहीं चाचा जी, कल मेरा मन नहीं था इसलिए मैं बर्थडे में नहीं आई। और चाचा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मुझे अपने गांव वापस जाना है। ठीक है, कल सुबह पहली बस में तुम्हें बिठा दूंगा। सौम्या अपने चाचा की फितरत अच्छे से जानती थी, जिस वजह से उसका वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया था और इसी वजह से वो अपने गांव वापस लौटना चाहती थी। लेकिन उसके चाचा उसे अपने लालच की वजह से गांव वापस नहीं भेज रहे थे और बस में बिठाने की झूठी बातें कहकर उसका मन ठंडा कर देते हैं और फिर रात को अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं, सौम्या को खुश रखा करो, क्यों फालतू में उसको दुखी करती रहती हो। हमारे हाथ बहुत अच्छी जमीन लगने वाली है और फिर हम पैसे वाले हो जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा छोटा घर भी एक बड़े घर में बदल जाएगा और हमें क्या चाहिए। लेकिन ये लड़की अगर गांव चली गई तो हमारे हाथ कोई भी जमीन नहीं आएगी, समझ रही हो? अपने चाचा को ये सारी बातें करते हुए कमरे के बाहर खड़ी सौम्या सब कुछ सुन लेती है और ये सारी बातें सुनकर वो सीधा अपने कमरे में जाती है। हे भगवान, मेरे चाचा चाची मुझसे प्यार करने का नाटक करते रहे,
साथ ही साथ उनकी बेटी मुझसे कितना बदतमीजी से बात करती है। फिर भी मैं ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन मुझे क्या पता था इन लोगों के मन में मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि लालच है। सौम्या रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। किनारे बैठ जाती है। रोती रोती सौम्या ये सारी बातें बड़बड़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर सोन परी आती है और कहती है, तुम घबराओ मत, तुम सारी बातें मुझसे कह सकती हो। मैं इसी जंगल में इस पेड़ पर रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे सारी बातें आराम से बताओ। मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकाल दूंगी, क्योंकि मैं सोन परी हूँ। परी जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब अपने ही हाथ धोकर पीछे पड़े हो। अभी मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत सारी जमीन मेरे नाम कर रखी है। साथ ही साथ उनके देहांत के बाद मेरे सभी रिश्तेदार घर में आने जाने लगे। मैं नहीं जानती थी कि कौन लालच से आया है और कौन अपना बनकर, लेकिन मेरे चाचा चाची ने तो हद पार कर दी। मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह मानती हूँ, लेकिन उन्होंने तो अपने लालच की वजह से मुझे अपने पास रखा हुआ है। और शाम में वो ये सारी बातें कर रही थी और मैंने सुन ली। अगर मैं ये सारी बातें ना सुनती तो मेरे बड़े होने के बाद वो मुझसे जबरदस्ती सारी जमीन हड़प लेते। अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या करूँ? सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये जादुई नेल पॉलिश अपने पेड़ से देती हूँ और मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हारा दिल साफ है और तुम एक नेक लड़की हो। तुम ये जादुई नेल पॉलिश अपने साथ अपने गांव ले जाओ, ये तुम्हारी देखरेख करेगी और साथ ही साथ इस जादुई नेल पॉलिश से तुम जो भी मांगोगी वो ये पूरा कर देगी। और तुम मेरी बात मानो, अपनी ढेर सारी जमीन पर जादुई नेल पॉलिश की मदद से एक बड़ा मॉल बना लो, जहाँ सभी प्रकार की चीज मिलती हो। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारे गांव में एक ही जगह सारी चीज मिल जाए और लोग तुमसे बहुत खुश होंगे। और साथ ही साथ तुम्हारी जमीन भी बची रहेगी और तुम उस मॉल से पैसे भी कमा सकोगी और तुम्हें अकेला भी महसूस नहीं होगा। परी का आइडिया सुनकर सौम्या के दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं और वो परी की जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने गांव चली जाती है। और वहां जाते ही जादुई नेल पॉलिश की मदद से बहुत बड़ी जमीन पर मॉल बनवाती है। हे जादुई नेल पॉलिश, तुम मेरी इस विशाल जमीन पर बहुत सुंदर सा मॉल बना दो, जिसमें सभी प्रकार की चीज रखी हो। सौम्या के इतना कहती ही उस विशाल जमीन पर एक सुंदर सा मॉल बनकर खड़ा हो जाता है, जिसमें सभी प्रकार की चीज रखी होती है। और साथ ही साथ गांव में इतना बड़ा मॉल देखकर लोग खुश होते हैं। अब लोगों को अपना सामान लेने में आसानी हो जाती है और सभी सामान एक जगह पर मिल जाते हैं। तो सभी गांव वाले अपने गांव के मॉल में रोजाना सामान लेने आते हैं और इस आइडिया से सौम्या का समय भी बीत जाता है और साथ ही साथ उसे अकेला भी महसूस नहीं होता। अब सौम्या खुश रहने लगती है। सौम्या के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जादुई नेल पॉलिश सौम्या का खूब ख्याल रखती है और उसे बुरे लोगों से दूर भी रखती है, जिस वजह से सौम्या अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश होती है और अपना पूरा जीवन इसी तरह बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहा करती थी, सिया, हिना और राधिका। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे तीनों हर जगह साथ ही जाते और एक साथ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उन तीनों के माता पिता किसान थे। खेतों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। एक बार की बात है, उसके गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा था। तीनों उस मेले में घूमने जाती हैं। उन्हें एक दुकान में बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे लहंगे दिखते हैं। वाओ, देखो ही ना, ये लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ सिया, बहुत ही सुंदर लहंगा है। काश हमारे पास भी ऐसा लहंगा होता। हमने आज तक लहंगा नहीं पहना। यहाँ तक कि रेशमा की शादी में भी हम यही स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहन कर गए थे। तुम्हें पता है ना, सबने हमारा कितना मजाक बनाया था। हाँ हिना, तुम ठीक कहती हो। उस दिन की बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल सकती। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कभी तो ऐसा दिन आएगा जब हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, वो दिन जरूर आएगा। पर अभी तुम लोगों को पता है ना, हमारे माता पिता कितनी मुश्किल से हमें पाल रहे हैं। ऊपर से हम उन्हें लहंगा दिलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
हमारी किस्मत में लहंगा पहनना लिखा रहेगा तो हम एक दिन जरूर पहनेंगे। हमें तो नहीं लगता कभी ऐसा दिन भी आएगा। तीनों मेले में सबको देखकर ही बहुत खुश हो रहे थे। वो लोग ललचाए आंखों से बड़े बड़े झूले, खाने पीने की चीजें और डिजाइनर कपड़े देखकर ही अपना मन भर रही थी, क्योंकि मेले में खर्च करने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं थे। पूरे दिन मेला घूमने के बाद शाम को तीनों घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। तभी उन्हें नदी में से किसी बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ कोई। अरे इस नदी में से कौन आवाज लगा रहा है? लगता है कोई डूब रहा है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ चलो देखते हैं। ये बोलकर तीनों उस नदी में कूद जाती हैं और उस बूढ़ी औरत को बचाकर किनारे पर ले आती है। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम लोग बहुत ही बहादुर और नेक दिल की हो। तुम लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। पर दादी, आप इस नदी में कैसे पहुंच गई? बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ। आज पूर्णमासी है, इसलिए मैं नदी में स्नान करने आई थी और गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी के तेज बहाव में बहने लगी। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी जान बचाई है। बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ये सुनकर तीनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ खुशी से देखते हुए बोलती है, दादी, हमारी बहुत दिनों से ख्वाहिश है कि हमारे पास भी लहंगा हो। हमने जिंदगी में कभी लहंगा नहीं पहना। क्या आप अपने जादू से हम सबको लहंगा दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें अभी पूरी किए देती हूँ। ये लो बेटी, 3 लहंगे। और हाँ बेटी, ये कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे से तुम कुछ भी करवा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे इसका इस्तेमाल प्रकृति के विरुद्ध मत करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कभी मुसीबत में रहो तो मुझे जरूर याद करना। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। उस लहंगे को पाकर तीनों सहेलियाँ बहुत ही खुश होती है। तभी सिया कहती है, हे जादुई लहंगा, मुझे मेले में झूला झूलने का बहुत मन कर रहा है। हमें झूला झुलाओ। सिया के इतना बोलते ही वहाँ बहुत ही बड़े बड़े झूले बन जाते हैं और तीनों उस झूले में खूब झूलते हैं और फिर लहंगे से खाने पीने की चीजें भी मंगवाते हैं। जादुई लहंगा, मुझे जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे जलेबी दिलाओ। और सिया के इतना बोलते ही जलेबी आ जाती है। ये सब देख तीनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और घर आकर अपने माता पिता को सारे घटना के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। सिया, हिना, राधिका उस जादुई लहंगे की मदद से अपने घर वालों के लिए बहुत ही आलीशान घर बनवाती है और जरूरत की सारी चीजें जादुई लहंगे की मदद से उनके घर में आ जाता है। रुपया, पैसा, सोना, जेवरात सब, और सभी बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन तीनों सहेलियां घूम रही थी। तभी सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए हिना और राधिका से कहा, इन पक्षियों को देखो, कितने मनमोजी होकर हवा में उड़ रहे हैं। अगर हम भी इनकी तरह आसमान में उड़ने लगे तो कितना मजा आएगा। हाँ, मेरा मन भी हवा में उड़ने का बहुत कर रहा है। तभी राधिका ने कहा, तुम लोग ये मत भूलो कि उस दादी ने हमें इस लहंगे को प्रकृति के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। ओहो राधिका, छोड़ो ना उन बातों को। सारी बातें मानने लगे फिर तो हो ही गया। चलो आसमान की सैर करते हैं। इतना बोलकर सिया और हिना ने राधिका का भी हाथ पकड़ लिया। हे जादुई लहंगे, हमें भी इन पक्षियों की तरह हवा में उड़ा दो ना।
सिया के इतना बोलते ही तीनों हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते उड़ते तीनों ने जंगल, पहाड़, झरने सब कुछ देखे। उन्हें उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो लोग समुद्र के ऊपर से भी उड़े। उड़ते उड़ते तीनों सहेलियां घने जंगल में पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा एक शेर गाय को खाने के लिए उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर सिया ने कहा, हे जादुई लहंगे, उस शेर को रोक दो। सिया के इतना बोलते ही शेर वहीं रुक गया और गाय भागकर जंगल में चली गई। फिर तीनों सहेली शेर के पास आकर बोलती है, जादुई लहंगे, अब शेर को जिंदा कर दो। हिना के इतना बोलते ही वो शेर जंगल में तीनों को देखकर उन्हें खाने के लिए उनके ऊपर दौड़ता है और उनका पीछा करने लगता है। वो लोग अपने अपने लहंगे से बार बार कहते रहे कि जादुई लहंगा, हमें वापस अपने घर भेज दो, लेकिन लहंगे का कोई जादू काम ही नहीं कर रहा था। वो लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन शेर कहाँ रुकने वाला था। उन तीनों को खाने के लिए जैसे ही उन पर झपट्टा मारता है, तभी वो जादुई बुढ़िया आ जाती है और शेर को रोक उसे वहाँ से भगा देती है। ये देखकर तीनों के जान में जान आती है और वो तीनों उस जादूगरनी बुढ़िया को धन्यवाद करती है। मैंने तुम लोगों को क्या कहा था और तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, इसे प्रकृति के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल करना। अपनी जरूरत की चीजें तक तो ठीक था, लेकिन ये हवा में उड़ना, जंगलों में आना और गाय को शेर से बचाना, ये सब क्या है? अगर शेर गाय को नहीं खाएगा तो फिर जिएगा कैसे? ये सब तो प्रकृति का बनाए हुए नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तुमने इस लहंगे का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए अब से ये लहंगा जादुई नहीं रहा, ये बस मामूली लहंगा बनकर रह गया है। और सही भी है, अब तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। आओ, अब मैं तुम लोगों को अपने अपने घर छोड़ दूं। इतना बोलकर जादुई बुढ़िया अपनी जादुई चटाई निकालती है और उस चटाई पर सवार होकर तीनों सहेलियों को उनके घर पहुंचा देती है और फिर तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।